हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो कल मैं आपके सेशन के साथ नहीं जुड़ पाया था, तो इसके लिए आप लोगों को सॉरी कहता हूं। और जो है, कल संडे को हम लोगों का छुट्टी होता है, बट कल जो है आपको एक क्लास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो कल हम लोग क्लास नहीं ले पाए थे, उसका क्लास जो है आपको कल संडे को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। कल जो है कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो वो आपको संडे को क्लास देखने को मिल जाएगा। और जो है अब से रेगुलर आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन इज हियर, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो चींटी के डंक में मेरे भाई वो मिलता है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, या इसी को मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल में आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, ठीक है। खट्टे फल फॉर एग्जांपल में आपका संतरा ले लीजिए, संतरा, ब्रोकली ले लीजिए, ये सब जितना भी खट्टा फल आता है आपका, ये सब क्या आएगा आपका, एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाया जाता है। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो इमली में। इमली में क्या मिलता है, मतलब कि टेमारिंड, इमली को कहते हैं टेमारिंड। इमली में क्या मिलता है, तो आपका टार्टरिक एसिड मिलता है, इमली में टार्टरिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका टोमेटो, टमाटर में मिलता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। तो कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इतना बात को ध्यान में रखिएगा। और देखिए, अगर चींटी आपको काट लेना, तो चींटी काटने पर आपको कैलेमाइन का घोल लगाया जाता है, ठीक है, कैलेमाइन का घोल। चींटी काटने पर क्या घोल लगाते हैं, चींटी काटने पर, चींटी काटने पर कैलेमाइन का घोल लगाया जाता है, कैलेमाइन का घोल लगाया जाता है, लगाया जाता है, लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चींटी काट ले तो कौन सा घोल लगाया जाता है, तो कैलेमाइन का घोल लगाया जाता है। ये कैसा होता है नेचर में, तो नेचर इसका होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। कैलेमाइन का घोल किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इतना बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फूलों का अध्ययन कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरिकल्चर। तो फूलों का अध्ययन वो होता है आपका एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर जो आपका होता है, फूल की खेती को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर किसके होता है, तो फूल की खेती। फूल की खेती आपका क्या है, तो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, फूल की खेती, हॉर्टिकल्चर। अब पीसी कल्चर क्या है, तो मछली, मछली का जो अध्ययन होता है वो स्टडी ऑफ फिश क्या कहलाता है, तो फिशी कल्चर। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फिशी कल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर में क्या होता है, तो आपका जो है वो क्या कहते हैं हम, रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े का अध्ययन, ठीक है, सिल्क वर्म का अध्ययन जो होता है वो सेरिकल्चर होता है। रेशम का, रेशम कीड़े का पालन जो होता है वो, का पालन जो होता है वो सेरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। रेशम कीड़े का पालन क्या होता है, तो वो सेरिकल्चर कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन यहाँ क्या होगा, तो एंथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे हल्का कण होता है, तो सबसे हल्का कण क्या है, सबसे हल्का कण कौन सा है बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे हल्का कण जो होता है मेरे भाई, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा है, तो जे थॉमसन ने करा है इलेक्ट्रॉन का खोज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा है, तो जे थॉमसन ने किया है इलेक्ट्रॉन का खोज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लेगा कैसा होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज। और इसका खोज जो किया है जे थॉमसन ने करा है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का खोज अभी बता दिए हैं आपको, जे थॉमसन ने करा है इलेक्ट्रॉन का खोज, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड। पायरिया किससे होता है, पायरिया, तो पायरिया किससे होता है बता दीजिए। तो पायरिया किससे होता है, तो पायरिया जो होता है मेरे फ्रेंड्स, प्रोटोजोवा, विषाणु, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं। तो पायरिया जो होगा आपका, वो हो जाता है आपके प्रोटोजोवा से। प्रोटोजोवा से होने वाला एक बीमारी है पायरिया, ठीक है। पायरिया क्या, दांत की एक बीमारी है, जिसमें दांत का एक बीमारी है पायरिया, ठीक है। इसमें ब्लड आने लगता है आपके तीत से, ठीक है। तो ब्लड जो है आपके तीत से आने लगेगा, उसे ही पायरिया कहा जाता है।
और ये प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी, एंड वो उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है बा, एंट अमीबा, अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा क्या है? हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका। आपसे पूछ लेगा कि प्रोटोजोआ पायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। अब याद रखिए एक चीज, डिसेंट्री जिसको कि पेचिस कहा जाता है, तो डिसेंट्री भी जो है आपका प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी, यहाँ देख लीजिए प्रोटोजोवन डिजीज, यहाँ पे याद रखिएगा। तो प्रोटोजोवन डिजीज में देख लीजिए क्या, पहला तो प्रोटोजोआ से होने वाला हो गया एक पायरिया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। डिसेंट्री जो होता है, अच्छा एंट अमीबा जो है जिंजीबेरी से होता है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ हिस्टोलाइटिका बोल दिए, सॉरी उसके लिए। एंट अमीबा जिंजीबेरी से होता है, जिंजीबेरी से होता है आपका पायरिया, एंट अमीबा जिंजीबेरी। डिसेंट्री जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, ठीक है, हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका से। तो पायरिया जो है एंट अमीबा जिंजीबेरी, डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंड जो आपका मलेरिया जो होता है, मलेरिया ये आपका होता है प्लास्मोडियम प्रोटोजोवन से, प्लास्मोडियम प्रोटोजोवन से। मलेरिया जो होगा वो प्लास्मोडियम प्रोटोजोवन से होता है। एंड सोने की बीमारी जिसे कि स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, तो सोने की बीमारी जो होता है वो ट्रिप्नोसिन से होता है, ट्रिप्नोसिन। तो ये सभी जो है ना प्रोटोजोवन डिजीज है, तो प्रोटोजोवन डिजीज को याद रखिएगा। एक हो जाए आपका पायरिया तो एंट अमीबा जिंजीबेरी से, डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, मलेरिया प्लास्मोडियम प्रोटोजोवन, एंड सोने की बीमारी ट्रिप्नोसिन से, ओके। एंड जो आपका मलेरिया जो होता है वो मेरे भाई वो फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो की वजह से होता है, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है आपका मलेरिया। आपसे पूछ लेगा मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बट एक क्वेश्चन में कितना सारा पॉइंट क्लियर होता है जा रहा है। पहले देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि पायरिया किससे होता है, तो एंट अमीबा जिंजीबेरी, एक हो गया। डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका 2, मलेरिया प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ 3, मलेरिया किस मच्छर से होता है, तो फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो 4, और सोने की बीमारी किससे, तो ट्रिप्नोसिन से 5। तो एक क्वेश्चन में आपका 5 पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन कम है बट जो है यहाँ पे डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। एंड जो डिजीज़ होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एवरी एग्जाम के लिए, तो डिजीज़ को अच्छे ढंग से देख लेना है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, पेचिस डिसेंट्री किससे होता है, अभी मैंने बताया ना कि पेचिस डिसेंट्री किससे होता है, प्रोटोजोआ वायरस बैक्टीरिया इनमें से कोई नहीं। तो पेचिस जो डिसेंट्री होता है वो आपके प्रोटोजोवन बीमारी है, तो प्रोटोजोआ से डिसेंट्री होता है आपका। और जो ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है आपका टीका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से आपका पेचिस या डिसेंट्री होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से पूछ लिया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, मेनिंजाइटिस, बेरी या स्कर्वी। तो विटामिन ए की कमी से आपका जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस ए, और साथ में जीरोफ्थेल्मिया भी होता है, जीरोफ्थेल्मिया। तो दो बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस और एक जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। तो दो बीमारी विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थेल्मिया, याद रखिएगा। अच्छा विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है, तो स्टोर होता है विटामिन ए कहाँ पर, तो यकृत में, मतलब कि लीवर में, ठीक है, यकृत में। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, तो यह लीवर में स्टोर होता है, माने कि यकृत में स्टोर होता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल रासायनिक नाम है विटामिन ए का, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ओके। मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस से याद रखिएगा एक ये बैक्टीरिया के वजह से होने वाला बीमारी है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। मेनिंजाइटिस क्या है, तो एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो मेनिंजाइटिस क्या एक बैक्टीरियल डिजीज है, और जो इसको मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, मेनिंजाइटिस को मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है,
ओके, आई होप कि इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। स्कर्वी किससे होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? तो स्कर्वी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल, कैल्सीफेरोफाइलोक्विनोन, इनमें से कोई नहीं। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा मेरे फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए, रेटिनोल। एंड कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम होगा? तो विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। और ये विटामिन का नेम जो होता है, रासायनिक नाम, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। विटामिन का नाम इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर यहाँ से देखने को आपके एग्जाम में। तो विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन के फाइलोक्विनोन, इस बात को याद रखते हुए चलना है। और देखिए एक चीज, विटामिन डी टू, विटामिन डी टू को क्या? तो ऑर्गेनो कैल्सीफेरोल, ऑर्गेनो कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी टू ऑर्गेनो कैल्सीफेरोल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका बात। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, ऑक्टोपस का रक्त नीला क्यों होता है? तो ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू क्यों होता है? हेमोसाइनिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, जिंक के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्टोपस का ब्लड जो नीला होने का कारण है वो हेमोसाइनिन के कारण। ठीक है, हेमोसाइनिन। अब देखिए हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? तो ह्यूमन के ब्लड का रंग लाल होता है। ह्यूमन के ब्लड का रंग जो होता है, कलर रेड होता है। ठीक है, तो ह्यूमन के ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण जो है मनुष्य के ब्लड का रंग वो लाल देखने को मिलता है। और हेमोसाइनिन के कारण जो है आपको ऑक्टोपस का रक्त जो है नीला होता है। ओके नेक्स्ट, रेबीज का टीका किसने बनाया? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉटसन एंड क्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज का टीका मेरे भाई, तो पहली बात याद रख लो, रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया इसलिए क्योंकि जो जिसको रेबीज बीमारी हो जाता है ना, उसको पानी से डर लगने लगता है। वो पानी पीना भी नहीं चाहेगा और पानी देख लेगा तो उससे डरेगा। तो पानी से डर लगता है, इसीलिए हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब किसी चीज का डर। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया दूसरा नाम है रेबीज का। और रेबीज जो होता है आपका, तो ये रेबडो वायरस की वजह से होता है। रेबडो वायरस की वजह से होता है। रेबडो वायरस की वजह से रेबीज होता है। और जो ये अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट किसको करता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करता है। रेबीज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है आपका रेबीज। ओके, और रेबीज का टीका का खोज किसने किया है? तो आपका लुइस पास्चर जो है रेबीज के टीका का खोज किए हैं। लुइस पास्चर रेबीज के टीका का खोज किए हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया आपका। तो रेबीज का टीका का खोज किसने किया है? तो लुइस पास्चर ने किया है। और देखिए रेबीज जो है आपका ना, कुत्ता बिल्ली ये सब के काटने की वजह से होता है। कुत्ता बिल्ली ये सब अगर काट लेता है तो आपको रेबीज होने का खतरा बन जाता है। तो इसीलिए जब भी अगर कुत्ता बिल्ली ये सब काट लेता है तो आपको रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा लेना चाहिए। नहीं तो रेबीज जो है बहुत ही गंदा मतलब खराब बीमारी है। ठीक है, और इसमें जो है लास्ट डेथ ही होता है एंड नथिंग एल्स, मतलब डेथ फिक्स है। अगर रेबीज का आप टीका नहीं लगाते तो एट लास्ट आपको डेथ ही मिलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा मतलब कि करंट जो होता है मेरे भाई, तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है किससे? अमीटर से, पास्कल से, जूल से, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा जो है वो अमीटर से मापा जाता है। ओके, अमीटर से। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब हुआ? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार को बंगाल से अलग करने का घोषणा पूछ रहा है, कब हुआ? घोषणा पूछा है। 1922, 1911, 1912, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार को बंगाल से अलग करने का घोषणा जो हुआ है वो हुआ है 1911 में। ठीक है, और बिहार को बंगाल से अलग किया गया वो 1912 में। बिहार को बंगाल से अलग किया गया, अलग किया गया, किया।
तो देखिए, बिहार को बंगाल से अलग करने का घोषणा पूछ लेगा तो 1911 आंसर जाएगा। अगर बिहार को बंगाल से अलग किया गया तो इसका आंसर 1912 होगा। ठीक है, और कब अलग किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था बिहार को बंगाल से। इसीलिए 22 मार्च को जो है ना मेरे भाई, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो हर साल जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या? तो बिहार दिवस। आपसे पूछ लेगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को एक चीज़ और याद रखिएगा, गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। गोरैया दिवस, गोरैया दिवस भी याद रखिएगा, आपके 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को। ठीक है, तो घोषणा पूछ लेगा कि बिहार को बंगाल से अलग करने का घोषणा 1911, और कब अलग किया गया? तो 1912 में अलग किया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, दिल्ली दरबार कितनी बार आयोजित हुआ? 1, 3, 2, 5। तो दिल्ली दरबार जो है आपका 3 बार आयोजित हुआ है। दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुआ है। अब देखिए, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला दिल्ली दरबार एक याद रखना है, जो कि 1911 में हुआ है। ठीक ना, 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ है। 1911 दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार आपको याद रखना है। इस समय में क्या हुआ था? ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम भारत आए। ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज पंचम भारत आए। जॉर्ज पंचम जो है, पंचम, और रानी जो मेरी है, रानी मेरी भारत आए थे। ब्रिटेन के राजा और जॉर्ज पंचम जो है, रानी मेरी जो है वो भारत आए। ठीक है, इस समय जो वायसराय थे, वायसराय जो 1911 के समय दिल्ली के दरबार के समय वायसराय कौन थे भारत के? तो हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इस समय जो आपके क्या क्या निर्णय हुआ, तो इस टाइम पे आपको 3 निर्णय, आपका 3 डिसीजन आपको याद रखना है इस समय से। ठीक ना, तो 1911 के दिल्ली दरबार में 3 डिसीजन हुआ था, और तीनों 3 काम हुआ 1911 के दिल्ली दरबार में। पहला काम क्या था? बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाया गया। बिहार को बंगाल से अलग किया गया। बिहार को बंगाल से अलग, बिहार को बंगाल से अलग किया गया 1911 के ही दिल्ली दरबार में। ठीक है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किया गया। भारत की राजधानी को, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। दिल्ली ट्रांसफर, ट्रांसफर। और एक काम क्या हो गया था यहाँ पे? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, रद्द हुआ। तो 1911 के दिल्ली दरबार से 3 काम याद रखिएगा। एक तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया, दूसरी बात भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया, और तीसरा बात बंगाल विभाजन रद्द हुआ। तो ये 3 बात आप लोग दिल्ली दरबार से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। केसरी और मराठा पत्रिका किसने लिखा? पत्रिका बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, वीवीआई हो जाता है। यहाँ पत्रिका से आपके बीपीएससी में या बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो केसरी और मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय? तो केसरी और मराठा जो है आपके बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किसने क्या लिखा है? केसरी और मराठा। बाल गंगाधर तिलक से एक बात याद रखिए कि गणपति और शिवाजी उत्सव जो है यही स्टार्ट किए थे। गणपति और शिवाजी उत्सव, आपसे पूछ लेगा गणपति और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया? शिवाजी उत्सव स्टार्ट किसने किया है? तो आपका बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट किए हैं। गणपति और शिवाजी उत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट किए हैं। पत्रिका इनका है केसरी और मराठा। और केसरी किस भाषा में लिखा जाता था? तो केसरी जो है मराठी भाषा में, केसरी जो है मराठी भाषा, और मराठा जो है आपका वो इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था, इंग्लिश भाषा। केसरी मराठी भाषा और मराठा जो है इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है 1916 में होम रूल का शुरुआत किए थे। 1916 में होम रूल आंदोलन का शुरू किए थे, होम रूल आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, आंदोलन स्टार्ट किए 1916 में। होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया? तो स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ से? तो पुणे से। 1916 में होम रूल आंदोलन का स्टार्ट किया पुणे से। ठीक है,
इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने नारा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, अच्छा महात्मा गांधी से आप लोग एक मैगजीन याद रखिएगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी से याद रख लीजिए। और राजा राम मोहन राय से आप लोग याद रख लीजिए संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी क्या थी? एक पत्रिका था। ठीक है, संवाद कौमुदी आप लोग राजा राम मोहन राय से याद रख लीजिए, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, और एक याद रखिए मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। ठीक है, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय से याद रख लेना है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या बी.आर. अम्बेडकर? तो कांग्रेस का संविधान जो है आपका तैयार किया, तैयार पूछ रहा है, कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? तो वो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। कांग्रेस का संविधान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ए.ओ. ह्यूम से क्या आपको याद रखना है? तो कांग्रेस के जनक, फादर ऑफ कांग्रेस कौन है? तो आपके ए.ओ. ह्यूम। या कांग्रेस के संस्थापक, तो कांग्रेस के संस्थापक या कांग्रेस के जनक ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। पक्षी विज्ञान के जनक ए.ओ. ह्यूम। पक्षी विज्ञान के जनक, पक्षी विज्ञान के जनक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस का संविधान तैयार किए थे। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या किए थे? तो 1885 में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे। 1885 के प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता, अधिवेशन का अध्यक्षता छता। आपसे पूछ लेगा कि पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसका अध्यक्षता किसने किया? तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्यामोश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, आई होप इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ब्रिटिश सांसद का चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय। तो ब्रिटिश सांसद मतलब कि ब्रिटिश में जो है सांसद का चुनाव जीतने वाला, जीतने वाला आपसे पूछा, जीतने वाला पहला भारतीय। दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो जीतने वाला जो है पहला भारतीय जो है वो दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और इनकी एक पत्रिका याद रखिएगा, राफ्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी से एक पत्रिका याद रखिए, राफ्त गुफ्तार। राफ्त गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी का एक पत्रिका है राफ्त गुफ्तार, ये याद रख लेना है। ओके, तो जीतने वाला कौन है? ब्रिटिश सांसद चुनाव जीतने वाला पहला भारत, तो आपका दादा भाई नौरोजी है उसका आंसर। और ब्रिटिश सांसद का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय, एक याद रखिएगा, ब्रिटिश सांसद का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय। ब्रिटिश सांसद का चुनाव लड़ने वाला, वहां था जीतने वाला, यहाँ पे लड़ने बोल दिया, लड़ने वाला पहला भारतीय, फर्स्ट भारतीय। तो ब्रिटिश सांसद का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन है बताइए? यहाँ पे लड़ने वाला पूछ लिया, तो लड़ने वाला पहला भारतीय कौन है? तो लड़ने वाला जो है आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, व्यामोश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्यामोश चंद्र बनर्जी हैं आपके। ठीक ना, तो पूछ लेगा कि ब्रिटिश सांसद का चुनाव जीतने वाला पहला भारत, तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सांसद का चुनाव लड़ने वाला पहला भारत, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इतना याद रख लेना है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, विधवा पुनर्विवाह को किसने लागू किया? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो विधवा पुनर्विवाह लागू कौन किया है? तो लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने, और ईश्वर चंद विद्यासागर की मदद से, ईश्वर चंद विद्यासागर की मदद से, विद्यासागर के सागर के मदद से। तो विधवा पुनर्विवाह किसने लागू किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और किसकी मदद से? तो ईश्वर चंद विद्यासागर की मदद से। अगर आपको देखिए बीपीएससी में ऑप्शन दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, लॉर्ड कैनिंग भी दे देगा, ईश्वर चंद विद्यासागर भी दे देगा, और आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, वहां पे सिर्फ लॉर्ड कैनिंग लगा के आ जाइएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा वहां पे आपका। तो इसलिए दोनों याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग भी याद रखना और ईश्वर चंद विद्यासागर भी याद रखना है। ठीक ना, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ ऑप्शन तब चला जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह को लागू किए थे। ठीक है,
ईश्वरचंद विद्यासागर से एक बात याद रखिएगा, इनका एक पत्रिका था सोम प्रकाश पत्रिका। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक पत्रिका क्या था? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसने लिखा? राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, ईश्वरचंद विद्यासागर, इनमें से कोई नहीं। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार तो ये राजा राम मोहन राय ने लिखा है। और संवाद कौमुदी जो था ना, ये बंगला भाषा में लिखा जाता था, तो बंगला भाषा में। ठीक है। और मिरातुल अखबार जो लिखा जाता था वो फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी बंगला भाषा में और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा जाता था। और कौन है इसके मतलब किसने लिखा? तो राजा राम मोहन राय लिखे हैं। ठीक ना। अब देखिए, राजा राम मोहन राय से याद रख लीजिए कुछ पॉइंट्स। पहली बात याद रखिए, ये एक क्या थे? ईश्वरवादी थे। ईश्वरवादी थे। राजा राम मोहन राय जो थे एक ईश्वरवादी थे। ठीक है। ये विलियम बेंटिक के समकालीन थे। आपसे पूछ लेगा राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे, तो विलियम बेंटिक के समकालीन थे। आपसे पूछ लेगा राजा राम मोहन राय किसके समकालीन थे, तो विलियम बेंटिक के समकालीन थे राजा राम मोहन राय। ठीक ना। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का स्थापना किए। आत्मीय सभा का स्थापना किए। कब किए? तो 1815 में, 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किए। हिंदू कॉलेज का स्थापना किए। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का स्थापना किए 1815 में। हिंदू कॉलेज का स्थापना किए। कब किए? तो 1817 में। वेदांत कॉलेज का स्थापना किए। तो वेदांत कॉलेज का स्थापना कब किए हैं? वेदांत कॉलेज तो 1825 में, 1825। और ब्रह्म समाज का स्थापना किए हैं। राजा राम मोहन राय क्या किए हैं? ब्रह्म समाज का स्थापना किए हैं 1828 में। चार बात याद रखिए, आत्मीय सभा स्थापना 1815, हिंदू कॉलेज 1817, वेदांत कॉलेज 1825 और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय किए हैं। ठीक है। राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा का अंत किए। सती प्रथा का अंत किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया है? तो 1829 में। 1829 में। और किसकी? तो विलियम बेंटिक के मदद से। तो सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक के मदद से। ओके, आई होप कि इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर टू, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया है, अकबर टू ने दिया है। ठीक ना। अकबर टू ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सूर्यनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एओयू, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। कहां पर? तो कोलकाता में। अध्यक्षता किसने किया है प्रथम अधिवेशन का? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमोचंद्र बनर्जी ने। ठीक ना। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेमोचंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अच्छा, तो आज का सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और जितना भी क्वेश्चन करा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। और फिर हम लोग कल, संडे है, हमारा छुट्टी होता है, बट हम लोग कल छुट्टी नहीं लेंगे क्योंकि कल मैंने आपको क्लास प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए कल हम लोग का छुट्टी नहीं रहेगा। तो कल जो है हम लोग फिर से मिलेंगे अपने न्यू सेशन के साथ। एंड तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।